अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं ज़ुहैब हसन। आज प्रोग्राम में हम दो अहम मामलात की बात करेंगे। एक तो मामला है जो कि जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं हो पा रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं। दो जजेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कम हैं, उनकी तैनाती क्यों नहीं हो पा रही है, उससे मुताल्लिक़ जो खतूत भी लिखे गए हैं या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है कि इंक्लूसिव होना चाहिए मामला, अपॉइंटमेंट का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, मौलाना फजल रहमान ने आज जो बयान दिया है उसमें बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि मईशत को देखेंगे पहले या उसके बाद हालात व वाक़यात का जायज़ा लिया जाएगा। उससे यही अख़ज़ किया जा रहा है कि इलेक्शन के इनेकाद में कुछ सवालात हो गए हैं। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जहां दो जजेस की खाली नशस्तों पर 10 माह गुजरने के बावजूद भी ताहाल तकर्रियाँ नहीं हो सकी हैं। 10 माह से 15 जजेस काम कर रहे हैं, जबकि ज़ेर इल्तिवा जो मुकदमात हैं उनकी तादाद 52,000 से यानी 52,000 से ज़ायद हो चुकी है। जुडिशल कमीशन इजलास 10 माह से नहीं बुलाया जा सका है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा 15 जून से ये जो तातीलात शुरू हुई हैं उससे कबल वो ये कह रहे हैं कि जो तातीलात शुरू होंगी उससे पहले ये इजलास बुला लिया जाए और ये मामला हल कर लिया जाए दो जजेस का। अपने तज्ज़ियाकारों से हम ये सवाल करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात हैं उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद 10 माह से दो जजेस की तैनाती में ताख़ीर भी हो रही है। तो इसकी वजह क्या है? इरशाद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं, रीमा उमर हमें ज्वाइन किया है उन्होंने, और सुहेल वड़ाई साहब भी हमारे साथ हैं। रीमा, आप कहिएगा, ये जो सूरत हाल सारी हम सबके सामने ही हैं और वो जो इलेक्शन से मुताल्लिक़ फ़ैसले के 4-3 का फ़ैसला था, 2-3 का, फिर फुल कोर्ट बना दिया जाए, तो नंबर्स पे बहुत ज़्यादा बहस भी हो रही है, फिर फुल कोर्ट बनाकर ये मामला हल कर लिया जाए, ये भी बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दो जजेस कम हैं और बार बार कहने के बावजूद ये इजलास नहीं बुलाया जा रहा और ये तैनातियाँ नहीं हो रही हैं, और इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया इस प्रोसेस पर। तो ज़रा हाईलाइट कीजिए वजह क्या है इसकी इजलास ना होने की। जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है हम सबको मालूम है क्या वजह है। जो चीफ जस्टिस हैं उनका इख्तियार है जुडिशल कमीशन के रूल्स के थ्रू कि वो जो है वो नॉमिनेट करें पहले जजेस, जो बाकी जुडिशल कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो कंसिडर करेंगे, और जब वो नॉमिनेट करें सिर्फ तभी इजलास जो है वो चेयरमैन कमीशन के बुला सकते हैं, जो भी चीफ जस्टिस ही हैं। सो मामला ऐसा है, और मेरा ख्याल है इसकी तारीख देखना बहुत ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जब थे लॉयर्स मूवमेंट के बाद, बहुत ही एक ताकतवर चीफ जस्टिस, उन्होंने किस तरह उस वक्त जो 18वीं और उसके बाद 19वीं आईनी अमेंडमेंट हुई थी जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, उसको किस तरह इंटरप्रेट करके उस वक्त की जो हुकूमत थी उसकी आर्म ट्विस्टिंग करके किस तरह उस कानून को, उस तरमीम को, और उसके बाद जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं वो इस तरह लिखे कि चीफ जस्टिस के पास बहुत ज्यादा इख्तियार दे दिए गए। तो अब आप चीफ जस्टिस की मर्जी पे हैं, जब वो चाहेंगे वो नॉमिनेट करेंगे जजेस को, फिर ही इजलास जो है वो बुलाया जाएगा, और ये रूल सिर्फ तभी तब्दील हो सकते हैं जब जुडिशल कमीशन बैठे और इन रिव्यू करे, जो हमें लग रहा है कि नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा सवाल जवाब थोड़ा सा हमें पूछने की जरूरत है कि चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात का क्यों इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वाज़े तौर पे लग रहा है कि एक इसमें बायस नजर आता है। वो चाह रहे हैं कि जब वो श्योर हो कि उनके पास इतनी तादाद पूरी हो सपोर्ट की जुडिशल कमीशन में, तभी वो जो है वो इजलास बुलाएं और तभी अपॉइंटमेंट्स आगे बढ़े, वरना वो खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसी स्ट्रेंथ पे आगे चले। लेकिन रीमा ये बताइए कि ये मामला इस नहज पर क्यों, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को भी आपने देखा कि उसमें 184(3) के इख्तियार से मुताल्लिक भी बड़ी बातें हुई। पार्लियामेंट ये चाह रही है कि वो जो उसका इख्तियार है उसमें ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात हो रही है। तो इन हालात में जब हुकूक की बात की जा रही है और रूल सही बनाने की बात की जा रही है, इख्तियारात को निचली सतह तक ले जाने की या ऑल इंक्लूसिव करने की बात की जा रही है, तो उसके बावजूद दो जजेस की तैनाती नहीं हो रही है, तो मामला या सूरत हाल को किस तरफ धकेला जा रहा है? ये जानबूझ के हो रहा है ऐसा, या क्या वजह है? आप क्या समझती हैं इसकी वजह? मैंने मेरा ख्याल है बात कर दी उसके बारे में क्लियरली कि जो चीफ जस्टिस हैं वो अपने इख्तियारात जो हैं वो नहीं देना चाहते किसी और को। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ वो इख्तियारात जो हैं वो शेयर करना, उसको भी जुडिशल इंडिपेंडेंस के ऊपर असॉल्ट समझ रहे हैं। और ये मेरी नज़र में बिल्कुल एक गलत तशरीह है जुडिशल इंडिपेंडेंस की, और मैंने पहले भी इस पे बात की है कि जुडिशल इंडिपेंडेंस को, अदलिया की आज़ादी को एक ढाल बना के, एक एक्सक्यूज़ बना के अदलिया
की इंडिपेंडेंस पर ही असॉल्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर से आपके हो रहा है। मुताबिक वैसा और समझ रहे हैं तो इदारों के दरमियान आप ये रिफ्ट मजीद फिर बढ़ती देख रही हैं आने वाले वक्त में? इसमें तो पार्लियामेंट का कोई इश्यू नहीं है। ये पार्लियामेंट का जो नहीं है, लेकिन ये मामलात कि हैं जो ये तो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार सुप्रीम अंदर कोर्ट से के भी किया जा अंदर रहा से है, ही। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की तरफ से किया जा रहा है, और दीगर जो मशवरा दे रहे हैं इस इजलास से मुताल्लिक़, उनका भी ये कहना है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और वेल डिफाइंड एक प्रॉपर तरीक़ाकार होना चाहिए जजेस को एलिवेट करने का। तो उसके सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हो रहा है, ये इदारों के दरमियान भी चल रहा है टकराव। तो बड़ी मुख्तलिफ ज़ावियों पर ये एक जंग लड़ी जा रही है एक दूसरे से। जी, ये आपकी फ्रेमिंग है। मेरी नज़र में थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला है। ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इसको रिजॉल्व होना चाहिए। चीफ जस्टिस बंदयाल के कुछ ही महीने रह गए हैं, उसके बाद जब आपके दूसरे चीफ जस्टिस आते हैं उन्हें नज़रसानी करनी चाहिए। बहुत वैसे बहादुरी का काम होता है, बहुत ग्रेस का काम होता है कि अपने अख्तियारात को खुद आप जो है वो डिवॉल्व करें या उनको डेमोक्रेटाइज करें। तो देखते हैं आगे जाके कोई चीफ जस्टिस होंगे जो ऐसा कोई कदम उठाएंगे। फिलहाल तो हमने देखा है चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से खास तौर पे अब तक किसी चीफ जस्टिस ने इन इख्तियारात में ट्रांसपेरेंसी जो है वो खुद से भी ला सकते थे, नहीं लाए, और बल्कि मजीद जो है इख्तियारात जो है वो कंडेंस हो रहे हैं, सेंट्रलाइज हो रहे हैं चीफ जस्टिस के ऑफिस में। तो ये मेरी नजर में पार्लियामेंट का मामला नहीं है, जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का मामला है और उनमें आवाज उठ रही है। वुकला जो फ्रेटर्निटी है, आपकी पूरी कम्युनिटी है, उसको भी इसमें वे इन करना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए कि चीफ जस्टिस क्यों नहीं बुलाते जुडिशल कमीशन। बिल्कुल, आपसे कह रहे पार्लियामेंट का मामला नहीं है, लेकिन वही यानी 184(3) से मुताल्लिक तो बाकायदा पार्लियामेंट में ये बात भी हुई ना, और ये बिल भी आ गया और उसमें ज़ाहिर अमेंडमेंट भी उन्होंने करने की कोशिश की कि ये जो आप कह रही हैं कि एक शख्स के पास इख्तियार हो तो उसको ज़ाहिर डेलीगेट करना चाहिए। साफ़ी साहब, आप कहिएगा 10 माह से 2 जजेस की तैनाती ताख़ीर का शिकार है और जो क्राइसिस है वो आपके सामने ही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। आप क्या कहेंगे इस पर, क्या वजह है इसकी? देखिए, जजेस की तकर्री सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने करना है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाने या ना बुलाने का वाहिद इख्तियार वो चीफ जस्टिस साहब के पास हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर 2 जजेस नहीं हैं, पहले 4 नहीं थे, उनकी कमी थी एक ऐसे मुल्क में जहां लाखों की तादाद में मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं, लोगों की ज़िंदगियों से मुताल्लिक अहम तरीन मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे तो मेरे ख़्याल में कोई ये सूरत होनी चाहिए थी कि आप जजेस की तादाद को डबल ट्रिपल कर दें। तो उसमें जजेस की तादाद जो कि आइन का और ख़ुद रूल्स का तकाजा है कि उनको पूरा किया जाए, उसमें इतनी ताख़ीर का तो बुनियादी ज़िम्मेदार तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं और इससे पहले भी वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये तो वो बेहतर जानते हैं। लेकिन माजी में जो ख़बरें सामने आई थी उससे यही लगता है कि वो अपने हमख्याल जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं और शायद इस वक्त जो कंपोजिशन है वो ऐसी है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कि उसमें शायद उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, तो इसलिए वो डिले कर रहे हैं। जी, अच्छा, सुहेल साहब, आप कही जैसे साफ़ी साहब ने शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके वो जो कुछ बयान किया आपके सामने ही है, आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या हो सकती है, जबकि ज़ेरे इल्तवा केसेस की तादाद भी बढ़ रही है और अंदर से ऑब्जर्वेशंस भी, जो भी केसेस होते हैं उससे मुताल्लिक कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन भी आती है कि हमारे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है और ख़ुद ये सोचा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि डेलीगेट किया जाए अथॉरिटी को भी और जो इख्तियारात हैं उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि तमाम किसी को तहफ़्फ़ुज़ात उस तरीके से ना हो। आप क्या कहेंगे? ज़ोहैब साहब, इसका थोड़ा सा आप जो है वो पास्ट बैकग्राउंड जो है वो देख लें। जो पिछली दफा 2 जजेस इंडक्ट हुए उस वक्त भी हुकूमत और चीफ जस्टिस के दरमियान जो था डेडलॉक था, तो उसमें जनरल बाजवा ने और दूसरे लोगों ने बैठ के ये तय कराया कि आप 2 जजेस दे दें और उसके बाद जो है वो जो एनिमोसिटी है बिटवीन चीफ जस्टिस एंड गवर्नमेंट वो खत्म हो जाएगी। और लेकिन हुकूमत ये समझती है कि हमने वो जजेस दे दिए, हमने अपनी पॉलिसी से इनराफ किया, हमने कंप्रोमाइज किया,
आपको पता है उसके बाद नायब मिनिस्टर को रिजाइन भी करना पड़ा। उन्होंने अगरचे वोट दिया लेकिन अपनी पॉलिसियों के खिलाफ, अपनी जो उनकी हमेशा से सोच रही थी उसके खिलाफ दिया। वो 2 जजेस जो थे चीफ जस्टिस की सपोर्ट के, चीफ जस्टिस लगाना चाहते थे, उससे चीफ जस्टिस की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो गई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हुकूमत को जो रिलीफ मिलना चाहिए था, या जो वो अंडरस्टैंड कर रहे थे कि इसके बाद हमें ये बेनिफिट्स हासिल होंगे, वो हासिल नहीं हुए। चुनाचे इसके बाद हुकूमत ने मजीद जो 2 जजेस देने वाली बात है उस पर स्टॉपेज लगा दिया है, और हुकूमत की तरफ से मुखालफत है कि नहीं हम नहीं देंगे, खासकर वो जिनको चीफ जस्टिस चाहेंगे। जी अच्छा, भट्टी साहब आप कहिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट से हटकर, अदालती मामला से हटकर सियासी जमातों की तरफ से भी जजेस के बारे में ये जो कुछ भी कहा जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि पहले से कुछ जजेस के माइंड एक तरफ हैं, कुछ जजेस के माइंड दूसरी तरफ हैं, ये कहा जा रहा है, इसमें हकीकत हो या ना हो ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो इस तनाजुर को देखते हुए 10 महीने हो गए, ज़ेर इल्तवा केसेस भी हैं, लेकिन 2 जजेस अपॉइंट नहीं किए जा रहे हैं, तो इसका तासुर क्या जाएगा और इसकी वजह क्या हो सकती है? क्यों लिंगर ऑन किया जा रहा है इसे? देखिए भाईजान, जनाब स्पीकर, 2-3 बातें तो होनी चाहिए, और वो बड़ी अशद ज़रूरत है इस वक्त। 2 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में लाने चाहिए, ज़रूर लाने चाहिए। 52,000 मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उनका भी कुछ करना चाहिए। जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुलाया जाना चाहिए। 2 सूबों के इलेक्शन का फैसला भी आ जाना चाहिए, जैसा भी जो भी फैसला हो कर देना चाहिए। जो अदलिया खिलाफ बाकायदा लो लेवल की तज़ीकी किरदार कुशी की मुहिम चल रही है, उसका भी कोई रेड लाइन खींची जानी चाहिए। हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी का भी कुछ करना चाहिए। जुडिशल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। फौजदारी निज़ाम तब्दीलियों की ज़रूरत है। सिविलियन साइड जो निज़ाम है वो तब्दीलियों की ज़रूरत है। आम आदमी रुल जाता है, नस्लें कब्रों में उतर जाती हैं, इंसाफ नहीं मिलता। ये 5-10% के अलावा 90% लोग रुल रहे हैं। आम आदमी को फोकस करके जुडिशल रिफॉर्म्स करनी चाहिए। ऐसा निज़ाम इंसाफ जिसमें आम आदमी जब अदालत में आए तो उसे भी गुड टू सी यू कहा जाए, और आम आदमी के लिए रातों को अदालतें खुलें, आम आदमी को भी छुट्टी वाले दिन इंसाफ मिले, आम आदमी को भी जेलों हवालातों में इंसानों जैसा उससे सलूक हो, आम आदमी की जान माल बुनियादी हकूक भी तहफ़्फ़ुज़ हो उसको। और हमारी अदलिया ये भी सोचा जाना चाहिए कि 140 मुल्कों में 120 या 128वें नंबर पर क्यों है। अब ये क्यों हो रहा है? जाहिर है बिल इसमें कोई शक नहीं, चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है। और ये क्यों नहीं हो रहा? चीफ जस्टिस साहब नहीं चाह रहे। और क्यों नहीं चाह रहे? सुप्रीम कोर्ट तकसीम है। एक तासुर है कि कुछ तरीके इंसाफ के हम ख्याल जजेस हैं, मैं इस मानता नहीं हूँ, लेकिन ये तासुर है। कुछ है हुकूमत के हम ख्याल जजेस हैं, और ये तकसीम और सारी सियासत और सारे सियासी फैसले सुप्रीम कोर्ट में हैं। हुकूमत या पार्लियामेंट बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट है। बात वहाँ तक पहुँच गई है जब ज़ात पर पहुँच गई है, ख़ानदानों तक पहुँच गई है, किरदार तक पहुँच गई है, कंडक्ट तक पहुँच गई है। तो अब चीफ जस्टिस नहीं चाह रहे कि उन जजेस की बात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए जिन पर कुछ इल्ज़ामात हैं, या जो 2 और जजेस आएँ। तो ये मुझे लगता नहीं है कि सितंबर तक कोई जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। हो सकता है बुला लें, और मुझे लगता नहीं है कि सितंबर तक कोई 2 जजेस भी अपॉइंट हो जाएं। तो ये बदकिस्मती है जहाँ पूरी मुआशरे में नफरत और तकसीम है, वहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट और हम भी तकसीम है, और यही तकसीम वजह है इस सारी चीज़ों के ना होने की। जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। जी बोलिए। जी, मेरा ख्याल है इसमें तो वाज़े तौर पे एक पोजीशन लेनी चाहिए कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है रूल्स के जरिए, लेकिन वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह तो कोई भी चीफ जस्टिस है, अगर उनको मेजॉरिटी नहीं है जुडिशल कमीशन में, तो फिर वो जितनी देर उनकी मुद्दत है चीफ जस्टिस जब तक वो रहेंगे, वो इजलास ही ना बुलाएं। चाहे सुप्रीम कोर्ट में कम बहुत मतलब जो जजेस हैं वो जितनी मर्जी परसेंटेज पे काम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर जो भी सिनारियो है, आपके आइन में एक सिस्टम दिया गया है, 9 मेंबर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशल कमीशन के, उसमें जो मेजॉरिटी है वो जजेस की है। आपके 5 सीनियर मोस्ट जजेस और एक रिटायर्ड जज,
इसमें हुकूमत का मामला, उनको तो माइनॉरिटी में है। तो अगर आपके पास नहीं है मेजॉरिटी तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो बाकी जजेस की नॉमिनेशन है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये तो बिल्कुल एक रोना हुआ कि अगर आपकी मेजॉरिटी नहीं है तो आप इजलास ही नहीं बुलाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी बढ़ती जाए और सुप्रीम कोर्ट की जो मतलब पूरी स्ट्रेंथ पे वो ऑपरेट ही ना करे। तो मेरा ख्याल इसको तो कॉल आउट करने की जरूरत है। और मुझे नहीं समझ आती क्यों हम हिचकिचाते हैं और ये कहते हैं इख्तियार तो चीफ जस्टिस का ही है। इख्तियार तो बहुत लोगों के होते हैं, अगर वो गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गलत मकासद के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कर रहे होते हैं, तो उसकी बात करना जरूरी है मेरी नजर में। जी, जुडिशल कमीशन के जी फरमाइए जनाब स्पीकर। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं रीमा साहबा, चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है और उन्हें करना चाहिए, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन आप इसको पस मंजर देखें ना, पस मंजर देखिएगा, सिर्फ 2 जुमले पस मंजर देखिएगा कि 2 सूबों की असम्बलियाँ टूटी तो इख्तियारात किस किस के थे, इलेक्शन कमीशन का क्या इख्तियार था, गवर्नर्स का क्या इख्तियार था, हुकूमत का क्या इख्तियार था, वो इख्तियार इस्तेमाल हुए। पार्लियामेंट का इख्तियार है आइन साजी, लेकिन उन इख्तियारात का कैसा इस्तेमाल हुआ ये हुआ। सियासी जमातों का क्या इख्तियार था और उस इख्तियार का क्या हुआ ये हुआ। और ये सारे अच्छा, ये सारा आपका तज्जिया जो है ना, कि अगले सवाल में आप बयान कीजिएगा। इस वक्त तो रीमा की बड़ी रेलेवेंट क्योंकि राय थी कानून से मुताल्लिक उनकी, जो उन्हें पता है जो कुछ ज़ाहिर है वो हम उस तरीके से नहीं जान सकते हैं। और साफ़ी साहब ने और सुहेल वड़ाई साहब ने बड़ी तरीके से जो है इस पर एनालिसिस भी दिया, क्योंकि ज़्यादा इस पर बात हो नहीं सकती है। इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें बहुत मार्जिन है एनालिसिस का। मौलाना फजल रहमान के बयान पर बात होगी, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। अब दूसरा जो हमारा इशू है बड़ा अहम है और इलेक्शन से जुड़े ये मामलात हैं, हुकूमत और अपोजिशन के मामलात हैं सारे। मौलाना फजल रहमान का ये कहना है कि इलेक्शन कब होंगे ये जो फैसला है ये PDM का मुत्तफ़िका फैसला होगा। और उन्होंने इलेक्शन से मुताल्लिक़ ये भी कहा है कि इलेक्शन तो हो ही जाएंगे, लेकिन देखना होगा कि मुल्क को नए हंगामों की भेंट चढ़ाना है या मईशत को एक बार फिर खड़ा करना है। यानी उन्होंने कहा कि प्रायोरिटाइज़ करना होगा, प्रायोरिटी देखनी होगी कि मईशत हमने देखनी है कि वो संभल रही है या नहीं संभल रही, मुल्क में हंगामे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि बड़ी जहतें हैं मौलाना फजल रहमान के इस बयान की। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात ना पहले हमने किए ना अब हम करेंगे, उन्होंने कहा। शाहिद खान अब्बासी जो रहनुमा है वो ये कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात के बगैर इलेक्शन में गए तो नताइज नहीं मिलेंगे। अब देखना यह है कि ये जो बयानात हैं ये किस तरफ लीड कर रहे हैं, और उसमें फिर आर्टिकल 254 भी आता है जिससे मुताल्लिक़ रीमा भी वज़ाहत से हमें बताएंगी। तो सबसे पहले रीमा से ही शुरू करते हैं। रीमा, कहिएगा, मौलाना फजल रहमान ने कुछ ऐसी बात की है कि जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हुई और ये लगा कि इलेक्शन शायद हो सकता है कि उस वक्त क्या हालात हों, मईशत की क्या सिचुएशन हो, अमन ओमान की क्या सूरत हाल हो, कंसिडरिंग वो जो 9 मई का वाक़या हुआ सारा। तो उन्होंने कहा वो फिर देखना होगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। आप क्या समझती हैं मौलाना फजल रहमान के बयान को? इलेक्शन के वक्त को हम थोड़ा सा शुकूक व शुबात की नज़र से देख सकते हैं इस बयान के बाद? मुझे उनके बयान का नहीं पता। वो PDM से के बहुत से लोग हैं इस तरह के बयानात अरसे से दे रहे हैं, लेकिन आईनी तौर पे मेरी नज़र में कोई गुंजाइश नहीं है। आप आर्टिकल 254 को की आड़ में ये नहीं कर सकते कि पहले से मंसूबा बंदी कर लें, ये प्लानिंग कर लें कि आपने इलेक्शन डिले करने हैं। मेरी नज़र में इसकी नहीं गुंजाइश। और आप इस तरह तो आइन को अपने मकासद के लिए इंटरप्रेट करके कोई भी उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, और हमने देखा है हमारी अदालतें भी करती रही हैं, हमारे सियासतदान भी करते रहे हैं। लेकिन कौमी असेंबली जो है उसकी मुद्दत जो है अगस्त में पूरी होगी और उसके 2 महीने के अंदर इलेक्शन होना जरूरी है मेरी नज़र में, और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इफ्स एंड बट्स हैं। अच्छा, इसमें लेकिन इफ्स एंड बट्स इसलिए आ गए ना कि वो पंजाब के इलेक्शंस में 90 दिन में होना थे, वो इलेक्शन भी नहीं हुए, उसकी तौजीह भी हुकूमत ने पेश की। फिर आप ये बताइए कि मुज़ाकरात के बगैर इलेक्शन का माहौल कैसे बनेगा, और अगर मुज़ाकरात के बगैर इलेक्शन हो गए तो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी को कौन मानेगा? क्योंकि मियां नवाज शरीफ भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान दहशतगर्द है, PTI चेयरमैन दहशतगर्द है, उससे मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। फिर दीगर रहनुमा भी कुछ इसी किस्म की बात करें, जो हॉक्स हैं वो ये बात कर रहे हैं। तो इस माहौल को आप किस तरफ जाता देख रही हैं?
ये दुरुस्त है कि आइडियल माहौल तो नहीं है इलेक्शंस का, लेकिन मेरी नज़र में आइन में जब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया गया है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। आप ऐसे इनडेफिनेटली इलेक्शन पोस्टपोन नहीं कर सकते कि जब तक सियासी सूरत हाल या आपस में पार्टीज मिल बैठ के नहीं कुछ फैसला करती तब तक हम इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे, क्योंकि मेरी नज़र में प्रोविंशियल इलेक्शंस में फिर भी एक और आर्गुमेंट थी कि हमारे आइन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि पंजाब जैसे सूबे में पहले इलेक्शंस हो जाएं जहां फिर बाद में आप केयर टेकर सेटअप नहीं रख सके नेशनल असेंबली के टाइम पे। फिर भी एक आर्ग्यूमेंट थी लीगल। नेशनल असेंबली के इलेक्शंस आगे मजीद बढ़ाने की मेरी नज़र में कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, क्योंकि आइन में वाजे है। अगर उस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आपको कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए इलेक्शंस आगे करने हो तो तब आप फैसला कर सकते हैं। ये कई महीने पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको क्योंकि सूटेबल नहीं लग रहा जल्दी इलेक्शंस करवाना तो आप उसमें डिले कर सकते हैं। मेरी नज़र में ये आइन आपको इंटरप्रिटेशन की इजाज़त ही नहीं देता, और ये पॉलिटिकल पार्टीज का कंसर्न नहीं है, ये हर पाकिस्तानी शहरी का कंसर्न है। हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी हुकूमत, अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करें, और वो ये सियासी जमातें हमसे नहीं छीन सकती और आपस में नेगोशिएट नहीं कर सकती। मेरी नज़र में आइन इस पे वाजे है। यानी पंजाब के इलेक्शन से मुताल्लिक जो है वो आइन की वजाहत थोड़ी, यानी वो जो वजाहत दी गई हुकूमत की तरफ से, हुकूमती हलकों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं यानी उसको कंसिडर किया जा सकता था, लेकिन उनके पास एक आइनी आर्ग्यूमेंट थी क्योंकि हमारे आइन में मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं, उसमें एक क्लैश नजर आता है प्रोविंशियल इलेक्शंस पहले होने की सिचुएशन में। मेरी नज़र में तो वो भी मैं उसको बाय नहीं करती। मेरी नज़र में आइन में क्लियर है कि प्रोविंशियल असेंबलीज अगर डिसॉल्व हो तो 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, और हुकूमत इस वक्त कंटेम्प्ट में है मेरी नज़र में। लेकिन मेरा ख्याल है उसमें फिर भी एक और आर्ग्यूमेंट थी। नेशनल असेंबली के इलेक्शंस पोस्टपोन या डिले करने में मेरी नज़र में कोई आईनी आर्ग्यूमेंट नहीं है। अच्छा साफ़ी साहब, आप कहिएगा, मौलाना फजल रहमान का बयान आपके सामने और मैंने पढ़ के भी सुना दिया, तो क्या मईशत को बुनियाद बनाकर, या चले मईशत छोड़े किसी और चीज़ को बुनियाद बनाकर, प्रीएम्प्ट करके पहले ही उसको बुनियाद बनाकर अमन अमान की सूरत हाल कंसिडर कर लें, क्या इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो सकते हैं, होने जा रहे हैं? आपका तज्जिया क्या कहता है? नहीं हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और पाकिस्तान में पहले भी बहुत सारे गैर आईनी काम हुए हैं और अब भी कोई एडवेंचर कर सकता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब या किसी और को कोई अखलाकी और क़ानूनी इख्तियार नहीं है कि वो अक्टूबर से इलेक्शन को एक दिन के लिए भी डिले कर दे। आइन इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है। जब इस असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो ये फिर मुल्क किसी की मर्ज़ी से नहीं चल सकता। ये मुल्क अगर इमरान खान की मर्ज़ी से नहीं चल सकता तो ये मौलाना फजल रहमान की मर्ज़ी से भी नहीं चल सकता। और इस तरह तो फिर इमरान खान साहब चाहते कि 10 साल तक इलेक्शन ना होते और 10 साल तक उनकी हुकूमत होती, लेकिन मौलाना साहब भी इस वक्त बड़े मज़े में हैं, क्योंकि एक तो खैबर पख्तूनख्वा में भी निगरान के नाम पे अमलन JUI की हुकूमत है, और मरकज़ में भी मौलाना साहब अपनी हैसियत से ज़्यादा हिस्सा ले चुके हैं। तो दूसरी तरफ ये है कि ये सियासी जमात है, अब ठीक है इमरान खान अपनी हरकतों की वजह से एक अंजाम से दो चार हो गए, लेकिन इन जमातों ने न अपोजिशन के दौर में ऐसा कोई कारनामा सरअंजाम दिया है और न हुकूमत के दिनों में कोई ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है कि ये अवाम के पास जाने की इनको जल्दी हो। लेकिन बहरहाल जो आइन का तकाजा है उसी के मुताबिक हम सब, क्योंकि हमारी रेड लाइन या हमारी कमिटमेंट आइन पाकिस्तान के साथ है, और मौलाना फजल रहमान कुछ और चाहें, कोई दूसरा कुछ और चाहें, शहबाज शरीफ कुछ और चाहें, जरदारी साहब कुछ और चाहें, हम तो यही मुतालबा करेंगे कि जो आईनी मुद्दत है उसके मुताबिक इलेक्शन कराया जाए। और उसमें साफ़ी साहब, लेकिन इसमें ये बात तो है, लेकिन हालात वाक़यात का तो तज्जिया आप भी कर रहे हैं ना कि PTI का जो सारे मामलात हैं, फिर वो नए ग्रुप्स बन रहे हैं, फिर कोई नई जमात बन रही है, कोई अभी तक तो नाम भी डिसाइड नहीं हुए हैं, फिर लाइक माइंडेड का एक ग्रुप बन गया है, और फिर हमाद अज़हर ये कह रहे हैं कि वो सियासी जमातों से तो कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, वो फैसला साजों से बात कर
सकते हैं और उनके लिए वो तैयार हैं। तो फैसला साजों से बात करेंगे, फिर माहौल बनेगा, फिर क्या ये जो जमातें हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, क्या ये बर्दाश्त करेंगी कि फैसला साजों से कोई मुज़ाकरात हो जाए और इनको सिंगल आउट कर दिया जाए? तो ये माहौल तो अभी बड़ा अनक्लियर है इन सारे मामलात के लिए, आप समझते हैं ऐसा? देखें, वो सियासी जमातों का अपना मामला है। जब भी इलेक्शन होते हैं कोई सियासी जमात तोड़ फोड़ का शिकार होती है। मसलन पिछली मरतबा जब इलेक्शन हो रहा था तो नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम साहबा जेल में थी, बहुत सारे उनकी जमात के दीगर कायदीन जेल में थे। मईशत उस वक़्त भी कोई इतनी आइडियल नहीं थी। और बाकी जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है तो उस रोज़ मुझे एक इमरान खान के हामी साबिक एक जनरल साहब थे, तो वो भी मुझे डरा रहे थे ये 9 मई से पहले कि खाना जंगी हो जाएगी। और ये मैंने कहा ये खाना जंगी को आपने मजाक समझा है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपके लिए ये नई चीज़ होगी। हम खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के लोग तो पिछले 30 साल से जो खाना जंगी है उसको भुगत रहे हैं, जिस चीज़ को आप खाना जंगी कहते हैं, क्योंकि जिसमें लोग मरते हैं, जिसमें गोलियां चलती हैं, जिसमें घर से लोग बेघर होते हैं। तो अगर 2008 के इलेक्शन हो सकते थे, यानी उस वक़्त आपने देखा कि वॉर ऑन टेरर फुल स्विंग में था, और उस वक़्त भी इस वक़्त भी अगर आप देखें तो एक लंबे अरसे से जो टारगेट लिस्ट है मिलिटेंट का, उसमें मौलाना फजल रहमान का नाम ही सिर्फ नहीं है, उसमें एनपी की क़यादत का है, उसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत का है, पीपल्स पार्टी का है, बहुत सारे और लोगों का भी है। तो इस तरह के किसी चीज़ को भी मसलन कोई गैर मामूली हालात नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त जिसको जवाज बनाकर अच्छा, आप इलेक्शन मुज़ाकरात की बात आप भी करते रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए और वो शुरू भी हुए फिर ख़त्म भी हो गए। क्या मुज़ाकरात इन हालात पे हो सकते हैं जब पीटीआई ये कह रही है, और वीक विकेट पे अब तो पीटीआई, और वो ये कह रही है, वो फिर भी ये कह रही है कि मुज़ाकरात हमें इनसे नहीं करने हैं, मुस्लिम लीग नून से, हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से नहीं करने, हमने किसी और से करने हैं। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और दीगर भी हुकूमत भी ये कह रही है कि हमने तो, मियाँ नवाज शरीफ ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं करना है। तो मुज़ाकरात होंगे तो फिर मामला सेटल होंगे, क्या हो सकता है ऐसा, मुज़ाकरात हो सकते हैं, आप समझते हैं? एक तो मुसीबत ये कि जब पीटीआई थी और मकबूलियत का जोम था तो इमरान खान मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। अब जब पीटीआई नहीं है तो हुकूमत अपोजिशन नहीं कर रही है, जो लोग वो नॉमिनेट करते हैं वो तो सब मफरूर है, हुकूमत किससे मुज़ाकरात करे। लेकिन ये सियासी जमातों का अपना इख्तियार है कि वो मुज़ाकरात करे या ना करे। क्या 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब ने तमाम रूल्स रेगुलेशन या एनवायरनमेंट को से हॉस्टिलिटी ख़त्म करने के लिए नून लीग या पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात किए थे? नो, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो वो मुज़ाकरात इन सियासी जमातों की मर्जी है कि वो करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इलेक्शन वक्त पे कराना आईन का तकाजा है। अभी रिसेंटली हमने देखा तुर्की में कितनी बड़ी तबाही ज़लज़ले की आई थी, उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन करा दिए। वो जो सूबाई इलेक्शन का था वो चूँकि एक गैर मामूली सूरत हाल आ गई थी और उससे पाकिस्तान का पूरा इंतखाबी निज़ाम का पैटर्न कि भाई एक सूबे में हमारे आईन में निगरान हुकूमत भी ज़रूरी है, तो निगरान हुकूमत के बगैर अगर मरकज़ में ना शहबाज शरीफ की हुकूमत होती और आप पंजाब में इलेक्शन कराते तो तब भी तनाज़ा बनता। फिर जब कल यहाँ पे होंगे और पंजाब बिल्कुल वो सारा के पंजाब में फिर वो एक प्रोसेस चल पड़ेगा पे और कौमी असम्बली के इलेक्शन पे और बाकी सूबों के इलेक्शन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। जी, इलेक्शन वक्त पे कराना आइन का तकाजा है। रीमा उमर भी ये कह रही हैं, सलीम साफ़ी साहब भी ये कह रहे हैं, लेकिन इसमें सवालात हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कोई गैर मामूली सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब के इलेक्शन में इल्तवा हुआ, तो गैर मामूली सूरत हाल किसकी नज़र में क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, इसी वजह से शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। तो इस पर हम ज़रा भट्टी साहब से बात करेंगे और सुहेल वड़ाई साहब का भी तज्जिया लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक़ और मौलाना फजल रहमान के ताज़ा तरीन बयान, शाहिद खाकान अब्बासी का जो बयान है, असद कैसर का बयान है, हमाद अज़हर का बयान है, इस तनाज़ुर में हम इलेक्शन की डेट क्या इल्तवा का शिकार हो सकती है, क्या होनी चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। भट्टी साहब आप कहिएगा, ये जो मौलाना फजल रहमान का बयान है ये किस तरफ निशानदेही कर रहा है, और गैर मामूली सूरत हाल, गैर मामूली हालात अगर हो जाते हैं
तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये तो विंडो बहुत ही यानी कि ओपन रहेगी और इसमें कुछ भी हो सकता है। क्या आपका तज्जिया इस पर? केड़ी विंडो? 254 की विंडो ओपन है, वन विंडो विंडो ऑपरेशन है सर, वन विंडो ऑपरेशन है। पहली बात तो ये भाईजान के मौलाना साहब वो शख्सियत हैं जो 3.5 साल तक सड़कों पर रहे कि इलेक्शन करवाओ भाई, इलेक्शन करवाओ। जिस तरह हम कहते हैं ना, इमरान खान साहब 3.5 साल कहते रहे कि इलेक्शन 5 साल के बाद होंगे और फिर वो सड़कों पर आ गए कि इलेक्शन करवाएं। मौलाना साहब वो शख्सियत हैं जो पीडीएम के सरबराह थे और जो जमहूरियत का वो टोकरा सर पर उठाकर 3.5 साल लगे रहे कि इलेक्शन करवाएं जी, ये मैंडेट जाली है, ये असम्बलियाँ जाली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उनका बेटा वज़ीर बन गया, 3 वजारतें खोए मलाई वाली उनको मिल गई, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिल गया, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मिल गया और बाद में समधी को केपी के हवाले हो गया। तो उसके बाद ये असम्बलियाँ असली हो गई और इलेक्शन उन्होंने कहा, वापस आके उन्होंने कहा जब इनकी हुकूमत आई तो मौलाना साहब ही वो शख्सियत है जिन्होंने कहा कि अगर सारों को एक्सटेंशन मिलती है तो हमें 1 साल क्यों नहीं एक्सटेंशन मिल सकती। मौलाना साहब अब बिल्कुल ठीक इशारा कर रहे हैं। देखें इसमें 3-4 चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन 2 सूबों का इलेक्शन 21 अरब की वजह से नहीं हो सका। ये तो पूरी मुल्क की मईशत का मामला है हजूर, ये तो बहुत बड़ा मामला है। यानी 21 अरब इस मुल्क के पास नहीं थे। नवाज शरीफ साहब की तजर्बा कार टीम, शहबाज गवर्नर, शहबाज परफॉर्मेंस, बाबा मईशत, इसहाक डार, 21 अरब नहीं थे 2 सूबों के। और आईनी खिलाफ वर्जी हो चुकी है, आइन गुड बाई हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले गुड बाई हो चुके हैं और इस वक्त इस आईनी झकावे में ना रहें। ये जो निगरान हुकूमतें जिनकी दुबई लगी हुई है, लॉटरी लगी हुई है कि यानी अभी 3 महीने के लिए आए थे और माशाल्लाह 6 महीने और आगे भी इनके चांस लग रहे हैं, तो ये कोई आईनी सारा कुछ चल रहा है। तो बात यह है कि मौलाना साहब ने ठीक कहा है, जमहूरियत जो उनकी थी जिस पे मैं हमेशा तनकीद करता हूँ, मतलब एक साइड पे रखें, मुज़ाकरात एक साइड पे रखें, आइन एक साइड पे रखें, अदलिया एक साइड पे रखें। हाँ, जो फैसला करेगी वो पीडीएम करेगी और पीडीएम अगर बात मईशत पर आ गई है तो फिर इलेक्शन को तो ना ही समझें, क्योंकि मईशत का तो 14 महीनों में जो सवा सत्यानाश कर दिया है इन्होंने आकर, जो सारे मसाइल का हल थे, बदतरीन मुआशी जो बुरान है इस वक्त। ये साफी साहब कुछ ऐड कर रहे हैं, भट्टी साहब 1 सेकंड बस। भाईजान बात ऐड कर रहे हैं कुछ, वो ऐड कर रहे हैं। बदतरीन जो मुआशी बुरान है, ये कब तक है कुछ पता नहीं, इससे निकलेंगे कैसे कोई पता नहीं, और कोई रोड मैप, कोई विजन, कोई प्लान, कोई पता नहीं। आइन को तो कोई पता नहीं था ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी होती है, तराजू का पलड़ा बराबर भी होता है और मईशत बुरी हो तो इलेक्शन नहीं होते। लेकिन तो यानी इन तमाम बातों के तनाजुर में ये दिलचस्प हो जाता है ये मुद्दा कि क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, जो सारी आपने बातें की। जी साफी साहब आप ऐड कीजिए, फिर सुहेल वड़ाई साहब तजिया देंगे। देखिए, एक तो जो पंजाब के इलेक्शन थे उसकी और इसकी सूरत हाल मुख्तलिफ है। एक तो उस वक्त अगर अदलिया ने भी उसका फैसला दिया तो खैबर पख्तूनख्वा के बारे में आज तक कोई अदालत परेशान नहीं है। उसकी वजह से वहाँ के लोगों में बड़ी एहसास महरूमी और भी जन्म ले रही है कि यार ये क्या आपको एक सूबा नज़र आता है और दूसरा नज़र नहीं आता। एक दूसरी बात कि उसके लिए हुकूमत के जो आर्गूमेंट्स थे वो सिर्फ 20 अरब रुपए न होने के नहीं थे, बल्कि वो कई दलाइल में से एक दलील ये भी थी, ठीक, और मेन दलील यही था कि इससे निगरान हुकूमत ना होने की वजह से मसाइल पैदा होंगे। तीसरी बात वो ये सर, वो बहुत बाद में आके वो आर्गुमेंट आया, क्योंकि उस पर फिर जजेस की भी ऑब्जर्वेशन आई कि ये बड़ी देर से आपने जो मामला तब बता रहे हैं हमें, तो आप पहले बताते हैं, फिर तो आप फंड्स की बात करते रहे, अब नोमान की बात। अच्छा, अब सुहेल साहब से ले लें। नहीं, सरकारी खजाने का पैसा वो पीटीआई की पार्टी फंडिंग नहीं होती कि आप जिस वक्त जिस तरीके से चाहे खर्च कर जी, उसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए। बिल्कुल। अब साफी साहब हम अब जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं जो अक्टूबर में होने वाला, अब इसकी जी ये वक्त पे हो जाए। पंजाब तो निकल गया, ज़ाहिर है मामला अभी नहीं हो रहा है। सुहेल साहब आप कहिएगा। अगर मैं प्रैक्टिकल साइड पे देखूं और तो ये मुझे पेशीन गोई करनी पड़े कि क्या वक्त पे होंगे, तो ऐसा लगता है कि नहीं वक्त पे होंगे, क्योंकि वही जो मामलात हैं, पीटीआई के मुकदमात चलने हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, ठीक है जी, पीटीआई की क्या फॉर्म होगी,
किस तरह से होगा। जी। आगे नून लीग जो है उसने अपनी कैंपेन करनी है, नवाज शरीफ ने आना है, उनके केसेस जो है वो सितंबर में जो है वो लगने का इम्कान है या खत्म होने का इम्कान है। तो ये सारा अभी बंदोबस्त ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन की तरफ अभी नहीं फौरन जा रहे, जो सूरत हाल अमली नजर आ रही है। लेकिन असूली तौर पर तो इन तमाम चीजों की कोई अहमियत नहीं है। असूली तौर पर तो इलेक्शन होने चाहिए। ये बड़ी इस बयान की सिग्निफिकेंस है, वो आगे का जो मंजरनामा है उसके बारे में थोड़ी सी इंक्लिंग्स दे रहे हैं, ऐसा ही। जी जी जी। यानी अगर ये नहीं होते, फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट बात कर लेते हैं कि अगर नहीं होते वक्त पर, तो क्या यानी यही सेटअप चलेगा? कोई टेक्नोक्रेट सेटअप की हम बाज़गश भी सुन रहे हैं क्या? यानी ये मंजरनामा आगे क्या होगा अगर नहीं होते मुमकिन तौर पे वक्त पर? मेरा ख्याल है इसके असेंबली की मुद्दत खत्म होने के बाद तो इस सेटअप को चलाना मुश्किल है। एक तरीका हो सकता था कि कोई इमरजेंसी लगा के कोई साल की एक्सटेंशन ले लेते या कुछ कर लेते, लेकिन वो भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ तो ये इन्होंने तय किया होगा कि वो क्या निगरान हुकूमत होगी, उसका कितना वक्त होगा। तो ये सारी चीजें, यानी अगर मौलाना साहब ये बात कर रहे हैं तो इसकी तैयारियां भी हो रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसकी तैयारियां भी लीगल उसके सुकुम दूर करने की। जी मेरा ख्याल है कि ये बैठ के यही आपस में तय कर रहे हैं कि क्या आगे होगा। अच्छा, चलो बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ हैं और इरशाद भट्टी साहब ने तज्जिया दिया, सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर। लेकिन सबका तज्जिया यही था कि इलेक्शन वक्त पर कराना आइन का तकाजा है। अब होता क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम में बस इतना ही। ज़ोहैब हसन को दीजिए इजाज़त।